नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज की पीढ़ी निवेश के मामले में काफी स्मार्ट है। यंग निवेशक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में निवेश की काफी समझ रखते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से खुद से निवेश भी करना पसंद करते हैं। आज हम बताएंगे आपको जेन नेक्स्ट कैसे बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जेन नेक्स्ट, नई पीढ़ी की निवेश प्लानिंग, इस पर आज हम काफ़ी खास चर्चा करने वाले हैं और कैसे वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्या उनका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न या ट्रेंड है वो कहता है, वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे दोनों एक्सपर्ट से। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हम जो जेन नेक्स्ट कह रहे हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न या उनका बिहेवियर है वो कैसा है। क्षितिज, मैं आपसे अगर पहले समझूं, हम कहते हैं जेन नेक्स्ट, हम उसमें जेन जी भी शामिल कर लेते हैं, उसमें मिलेनियल्स भी शामिल कर लेते हैं। ये जो इन्वेस्टर्स हैं, यंग इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट को कैसे लेते हैं, उनका जो अपना बिहेवियर है फाइनेंस को लेकर वो कैसा है? नमस्कार स्वाति। नमस्कार सभी को। स्वाति, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जो आपकी और मेरी जो एक जनरेशन थी, उनके लिए बहुत बेसिक एलिमेंट्स फिक्स करना बहुत ज़रूरी था। तो इन्वेस्टमेंट आई थिंक थोड़ा लेट शुरू हुआ हम सबके अपने करियर में, ग्राफ में। पर जो ये जेन नेक्स्ट हमारी जो जनरेशन है, आई थिंक कुछ हद तक बेसिक चीज़ें हैज़ बीन टेकन केयर। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ मैं आपको, तो और जो हमारे जो परिवार अब द कर्व आ रहे हैं, उनके लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्कोप है इन्वेस्टमेंट का जो बनता है जनरेशन के लिए। थोड़ा रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टिंग जो थी, जो हमारे पेरेंट्स के टाइम में इन्वेस्टिंग जो थी, जो हमारे पे पास डाउन हुई, वो बहुत हद तक डिपॉजिट्स में होती थी आपकी, या सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती थी, तो इक्विटी का कल्ट उतना नहीं था। बट आई थिंक अब आज इनफैक्ट 5 साल हो गए लॉकडाउन को, और जिस तरह से नंबर ऑफ फोलियोज अक्रॉस म्यूचुअल फंड एंड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट बढ़े हैं, तो ये जनरेशन है, ये इसका रुझान काफ़ी हद तक इक्विटीज़ की तरफ है। इसका रुझान काफ़ी हद तक आपका एमएफ की तरफ है, काफ़ी हद तक स्टार्टअप आइडियाज़ में डालने के लिए है। इनफैक्ट आप सरप्राइज़ होंगे, मोर देन 12 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर भी हैं हमारी कंट्री में। तो चाहे उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्मॉल है, बट मैं बात यही कर रहा हूँ कि ये रिस्क टेकिंग पीढ़ी है, और ये रिस्क टेकिंग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है। तो आई थिंक ओवरऑल इंडेक्स फंड हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपके इक्विटीज हो, क्रिप्टो हो, तो काफ़ी हद तक जो रिस्क एपेटाइट है काफ़ी बेटर है, और ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव कर रहे हैं, जो इनको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है। सो आई थिंक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट इसमें काफ़ी लर्नेड सेट भी है जो समझता है कि कंपाउंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनता है। एब्सोल्युटली। अब जिस हम पीढ़ी की बात करें हर्षवर्धन, अब जेनजी की बात करें, अब जेनजी वो हैं जो कि 50% तो ऐसे हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ 50% ऐसे हैं जो अब कमाई भी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कमाई की शुरुआत की है। मिलेनियल्स की बात करें तो लेट 30s या 40s के स्टार्टिंग में वहाँ पर अभी फ़िलहाल ये पीढ़ी है, बेसिकली अपने फुल थ्रॉटल कामकाज में इस वक्त हैं, विद फैमिली लाइफ एंड लाइबिलिटी इन एवरीथिंग। मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, ये जो पीढ़ी है जो जिसमें जेनजी भी है, मिलेनियल्स भी हैं, उनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कि पैसों को लेकर जो हैबिट है या जो थिंकिंग है वो कैसे बदली है, क्योंकि ये जो पीढ़ी है उन्होंने पिछले 5 साल में कोविड के टाइम पर भी और उसके बाद भी करेक्शन के कुछ साइकिल्स अब देख लिए हैं। हाँ स्वाति, अगर हम मिलेनियल्स और जेन जी की बात कर रहे हैं तो हम टिपिकली एक पूरा एज ब्रैकेट ले रहे हैं जो 13 साल की उम्र से लेके 45 या 44-45 की उम्र तक है। तो हम ये पूरा बैंड ले रहे हैं 13 साल से लेके 44 ईयर्स की उम्र तक। अब इसमें ना अगर हम इसे डिवाइड करें, अगर जेन जी की बात करें पर्टिकुलरली, पहले टू बिगिन विद, जो 13 से लेके मान लीजिए 28 की उम्र तक का जेन जी का जो एज ब्रैकेट होता है, तो इसमें हमने एक चीज बहुत टिपिकली देखी है कि एक चीज जो स्टैंड आउट करती है वो कि अधिकतम लोगों में पेशेंस कम है। हम एकदम क्विक रिटर्न्स चाह रहे हैं। हम अगर मैं मान लो कि ग्रेजुएट से बात कर रहा हूँ, या कोई अभी अभी जॉब ज्वाइन किया है, न्यूली ज्वाइन किए हैं, अगर हम
इस ब्रैकेट की बात करें तो उनमें ना पेशेंस थोड़ा कम है। किस कारण से हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको रिटर्न्स एकदम तुरंत में चाहिए और अच्छे रिटर्न्स चाहिए। रिस्क लेने की कैपेसिटी वो समझते हैं कि मुझे अब बहुत ज़्यादा है, तो वो क्रिप्टो के बारे में भी जानते हैं, वो इक्विटीज़ के बारे में जानते हैं, एफ-एन-ओ की ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। कई लोग तो अपने कॉलेज के दौरान ही एफ-एन-ओ वगैरह में ट्रेडिंग करने की भी बात करते हैं। अब वो कितना करते हैं रियलिटी में पता नहीं। सो ये एक जो एज ब्रैकेट है उसमें ऑब्वियसली एड्रेनल थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो चाहते हैं कि वो ज्यादा रिस्क ले और इंस्टेंटली अमीर बनना है उन्हें। जो आपने दूसरे मिलेनियल्स की बात की, वो करीबन एज 30 से लेके 44 की उम्र के होंगे, और ये ऑफ कोर्स अपने जॉब में अभी एकदम पीक पे हैं, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। अब ये एक ऐसी जनरेशन है जहां पे हम देखेंगे कि रेगुलेशंस को इन्होंने चेंज होते हुए देखा है, डेवलप होते हुए देखा है। वो एक ऐसा पीरियड भी था मार्केट्स में जब रेगुलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, तो सेबी ने, आईआरडीए ने, या जो भी रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत मेहनत की है ये पूरे इक्विटी कैपिटल मार्केट्स को अच्छी तरह रेगुलेट करने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए। एक छोटी सी बात करता हूँ कि मान लीजिए पहले हम जब आईपीओ में अप्लाई करते थे, हम फिजिकली पैसे देते थे, कंपनी पैसा रखती थी अपने पास, 15 दिन बाद अलॉटमेंट आते थे, फिर हमारा पैसा अगर शेयर नहीं लगे तो रिफंड आता था। ये चीज अजबा पे शिफ्ट हो गया है, जब आपके पैसे आपके अकाउंट से जाते नहीं है, सिर्फ फ्रीज हो जाते हैं, और 3 दिन में 4 दिन में आपको अभी अलॉटमेंट का पता चल रहा है। सो आई थिंक रेगुलेटर का जो पूरा बदलाव है वो मिलेनियंस ने देखा है, कि पुराना टाइम भी देखा और नया टाइम भी देखा। तो इससे आप देखेंगे कि मिलेनियंस को कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट में, और वो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अब ज्यादा पॉजिटिव है जितना पहले हुआ करते थे। तो मिलेनियंस ने 2-3 साइकिल्स भी देख ली है मार्केट के, और उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो एसआईपी का रूट जो है, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सब पता है। तो जेंजी और मिलेनियंस के बीच में ये जो फर्क है, ये बहुत अपेरेंट फर्क है, और मुझे लगता है धीरे धीरे जेंजी भी समझेगा। जेंजी का एक और प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अगर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, उन्होंने कोई प्रोलॉन्ग्ड वे में कोई बेयर मार्केट देखा ही नहीं है। सो 2020 से मार्केट जब एक तरफ चला था और रिटर्न्स जो हम देख रहे थे 25-30% के आसपास सालाना रिटर्न लोगों को मिल रहा था, तो अब उन्हें ये रिटर्न्स का जो एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना होगा, समझना होगा कि बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या है, फिर उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो एक थिंकिंग प्रोसेस का जो एक अंतर है, वो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी साफ नज़र आता है। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ सालों से फेमस हो गया, फायर कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। अभी जो फायर कॉन्सेप्ट है क्षितिज, क्या आपको लगता है मिलेनियल्स में थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा उठ रहा है? क्योंकि शायद ये वो पीढ़ी है, उनको लग रहा है कि हमने बहुत काम कर लिया, या तो हम पहले जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, उसके बाद ज़्यादा एंजॉय लेटर करना चाहते हैं, एज कम्पेयर टू जेन जी, जिनमें शायद लिटरली जो जिसको हम फायर या आग कहते हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि जितना लंबा रहे उतना हम इन्वेस्ट करें, थोड़ा जल्दी वो इन्वेस्ट करते हैं। क्या ये सही है? थोड़ा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें। वेरी वेरी ब्यूटीफुली पुट स्वाति, जो आपने आग और फायर का जो आपने विश्लेषण दिया है। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, यस, जेंजी टू मच एक्सटेंड, एज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम एज ए कंट्री वी आर अराउंड $2,800 पर कैपिटा जीडीपी, चाइना इज अराउंड $13,500। मतलब हम लोगों ने पैसा ऑफ लेट, अगर आप देखें, जो एक सेट पीढ़ी ने जो पैसा देखा है वो पिछले 7-8 साल में बनते देखा है। सो अभी आप देखेंगे दैट इवेंचुअली एवरीबॉडी वांट कि अपने लाइफस्टाइल को बेटर करे। तो जेनजी वो जनरेशन है जो चाहेगी कि वो जब तक हो सकता है अच्छा काम करे, अच्छी एक लाइफस्टाइल अपनी बेटर करे और आगे बढ़े, और चीज़ों को अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें बेटर अपने लिए प्लान करें। सो आई एग्री विद यू 100% इको दैट। या मिलेनियल्स, बिकॉज उनकी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैव बीन टेकन केयर, तो इसलिए उनके पास वो प्रेशर नहीं है कि भाई हाँ, घर गाड़ी तो बेसिकली वो तो बेसिक नीड्स है जो पेरेंट्स पूरी कर ही रहे हैं। बट येस, मैं ये समझ रहा हूँ कि दैट मिलेनियल्स आर लुकिंग एट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे के सारे अर्ली 40 रिटायरमेंट की बात करते हैं, बट वो उसके बाद कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ जिसके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी नहीं हो। बेसिकली वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की ज़्यादा सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और बाकी जो हम करना चाहते हैं लाइफ में, एक्सपीरियंशियल लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एसेट में जो मिलेनियल्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो घर है, चाहे वो
कोई और एसेट बाय कर रहे हो, वो एक्सपीरियंशियल लाइफ ज़्यादा चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम मैंने देखा काफ़ी यंगस्टर जो हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा बाय वर्च्यू ऑफ ऑफलोडिंग कुछ उन्होंने कंपनी का स्टेक बेचा है, कुछ आया भी है, तो वो स्टार्टअप्स में ही लगा रहे हैं वापस पैसा। तो बियॉन्ड अ पॉइंट आप कितना एक्सपीरियंस ले लेंगे, मतलब मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मुझे लगता है कि रिटायर होके कितना टाइम तक आप बिना काम के एक लाइफ जी सकते हैं। बट ठीक है, हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस है, मैं वो क्वेश्चन नहीं करूंगा। बट यस, ये बहुत क्लियर का डिफरेंस है जो अभी देखने को मिल रहा है। पर मुझे ये ज़्यादा लंबे समय तक ये सस्टेन होता दिखता नहीं है कि दैट दिस दिस हैज एनी वेरी लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ कि कोई सस्टेनेबिलिटी रहे कि दैट हर बंदा सोचे कि मैं इस तरह से लाइफ आगे जीऊँ। बिकॉज़ आप वो रिटायर तो हो जाएँगे, बट इवेंचुअली कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, चाहे स्टार्टअप आइडिया में होंगे, कॉलेज में लेक्चर्स ले रहे होंगे। बट आई एम श्योर, आई थिंक हर किसी का अपना वे ऑफ थिंकिंग है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ओके। अब ज़रूरी है कि जब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, नई पीढ़ी, हम जो एक मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले 20, 25, 30 सालों से बाजार में रह चुके हैं और दौलत कमाई है, वेल्थ कमाई है, उनके जैसे ही जो नई पीढ़ी है वो लॉन्ग टर्म तक बाजार में वेल्थ कमाए। मैं हर्ष आपसे जानना चाहती हूँ, जो ये न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो कहाँ इन्वेस्ट करे? जैसा आपने कहा कि जो जेनजी है ऑलरेडी एफएनओ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका, बिटकॉइन को लेकर थोड़ा स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा हाई रिस्क टेकिंग वो होते हैं, ज़्यादा रिटर्न मिल जाए ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा उनको पसंद आते हैं, रास आते हैं। क्या आपकी राय रहेगी नई पीढ़ी के लिए इन्वेस्टमेंट की? तो स्वाति देखिए, नई पीढ़ी के लिए ना ये समझना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो अंतर भी ये समझ जाए ना, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख में पीयर प्रेशर इतना है कि मान लीजिए एक कॉलेज स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि उनके दोस्त जो हैं उन्होंने एफएनओ में ऑलरेडी 5-6 लाख रुपया कमा लिया है और वो ट्रेडिंग करते हैं वगैरह। तो इन्हें वो फोमो हो रहा था कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी करना है। तुरंत में 5 लाख रुपए बन जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई एक बार जाके सीरियसली पूछो और देखो कि बने कि नहीं 5 लाख। हो सकता है शो ऑफ करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैं एफएनओ में इतना कमा लिया वगैरह वगैरह। तो जब एक्चुअल डिटेल में गए तो उन्होंने पैसे कमाए नहीं थे, वो एक्चुअल लॉस में थे। बस वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के बीच में शो ऑफ करने के लिए कह दिया कि उन्होंने मैं 5 लाख रुपया कमा लिया। और बाकी सब जो उनको सुन रहे थे उन्हें लग रहा था कि भाई हम नहीं कमा पा रहे। सो आई थिंक ये समझ होना कि क्या सही है और क्या गलत, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप वो समझ पाएंगे तो आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे सही दिशा में निकल चुके हैं। दूसरी बात आपको समझना है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप अगर शेयर्स खरीद रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोलते हैं कि 2-3 दिन बाद में बढ़ गया तो निकाल दूंगा, शेयर्स बेच दूंगा, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसकी परिभाषा अच्छी तरह समझें। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन इक्विटी मार्केट में मिनिमम 10 साल है। अगर आप समझ लें कि अगर आप न्यू कमर हैं तो बेटर है कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, म्यूचुअल फंड के जरिए जाएं। स्टॉक मार्केट में आप तभी करें जब आप मार्केट की चाल को समझ सकें, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझें। जब आप कोई पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उस कंपनी को आप ट्रैक कर सकें। अगर आप में वो क्षमता फिलहाल नहीं है, आप पढ़ रहे होंगे, आप बीएफएम, बैफ ऐसे कोई कोर्सेज आप पढ़ रहे होंगे जिसमें फाइनेंशियल मार्केट्स की पढ़ाई होती है, लेकिन एक पढ़ाई होती है और एक होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं आता, आप अपने पैसे या तो बड़े पैसे कम से कम ना लगाएं। तो आप ये समझिए कि मार्केट में मिनिमम 10 ईयर्स के लिए करना है। अगर आप न्यू कमर हैं तो एसआईपी के जरिए करें, ताकि आपको हर लेवल पे आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। आप अगर न्यू कमर हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए जाइए, डायरेक्ट इक्विटी को अवॉइड करें। और 10 साल तक अगर आप मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं तब जाके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू होती है। 10 ईयर्स के बाद में एक्चुअल 10 वेल्थ क्रिएशन की जर्नी आपकी शुरू होगी। तब तक आप एवरेजिंग करते रहेंगे। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल्स अगर आप समझ जाएंगे तो आप सही दिशा में निकल जाएंगे। यही चीज अगर आप एक अनरेगुलेटेड मार्केट में, आप मान लीजिए क्रिप्टोज में जाते हैं, आप कोई ऐसे कोई मार्केट्स में जाते हैं जो अनरेगुलेटेड है, तो हो सकता है आपको फिलहाल कोई सक्सेस मिल भी जाए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक आध कोई ट्रेड में आपको सक्सेस मिल जाए। लेकिन ये ऐसा सिचुएशन होगा कि कभी एक बार अगर कोई नुकसान हुआ तो वो सारी प्रॉफिट्स आपकी लेके जाएगा। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 93% पीपल लूज मनी। जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं उसमें से 93% पीपल पैसे गवाते हैं। तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों आता है कि वही आप 7% में आप ही होंगे जब आप मार्केट में नए आए हैं और आपको लग रहा है कि मैं उसी 7% में रहूंगा जो पैसा बनाऊंगा। तो आई थिंक ये गलत फहमी को ठीक कर लेना, अपनी आपकी रियलिटी को समझना, आई थिंक फर्स्ट स्टेप होगा। कहाँ पैसे लगाएं? शॉर्ट में ये कहूंगा, रेगुलेटेड मार्केट्स में लगाएं। सेबी बहुत अच्छा रेगुलेटर है। आप सेबी का जो रेगुलेटेड मार्केट्स है, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, उसमें इन्वेस्ट करें।
क्रिप्टोज वगैरह अवॉइड करें। आरबीआई ने भी खुद कह दिया है कि वो नहीं चाहते, सरकार कहती है कि उसमें इन्वेस्ट ना करो, उनके जो अनफेवरेबल कंडीशंस, टैक्सेशंस लगाई गई हैं। दूसरा आप देखें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। कभी भी आप कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, अगर कुछ गलत हो गया तो आप किससे शिकायत करेंगे? उस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? अगर आप इन बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे ना, तो आप सही दिशा में निकल जाएंगे और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी आपकी अच्छी चलेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, चाहे कितना भी अच्छा कोई भी प्रोडक्ट लगे, आप एसेट एलोकेशन पे फोकस रखेंगे। आप इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटीज जो है, प्रेशियस मेटल्स हैं, सिल्वर है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। एक एलोकेशन बनाइए कि आपको इक्विटी में भी करना है, डेट में भी करना है और प्रेशियस मेटल्स में भी करना है। तब जाके आपका एक सही संतुलन बन के एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग और सही दिशा में आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। और जेनेक्स तो वैसे भी टेक्नोलॉजिकली इतनी ज़्यादा ड्रिवन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की तमाम नॉलेज है, बस उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है, इसका ध्यान रखें। क्षितिज, आपसे समझना चाहेंगे नए जनरेशन की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में किन बातों का ध्यान रखें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है? जैसा हर्षवर्धन ने बताया कि डाइवर्सिफाई करें, पर ये डाइवर्सिफिकेशन लाए कहाँ से, और कैसी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट में जिससे बचने की ज़रूरत है? स्वाति, आई थिंक ब्रॉडली एक चीज जरूर है दैट ये जितने भी लोग, इनफैक्ट ये करंट जो मार्केट सिनेरियो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा लर्निंग है। आप देखिए, जैसे कि हमने देखा स्मॉल और मिड कैप जो एज ए कैप बहुत अच्छा कर रहे थे टिल लास्ट सितंबर अक्टूबर तक, एंड रिसेंटली फॉल में उसमें काफी मेजर फॉल आया है। एंड आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल मिड कैप एलोकेशन होना ही चाहिए, पर आपको अपना रिस्क का अनुमान लगाना कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। तो आई थिंक एक तो ये है कि आप अक्रॉस कैटेगरीज इन्वेस्ट करें। मान लीजिए अगर आपके पास आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन फ्लेक्सी कैप का, लार्ज कैप का, इंडेक्स फंड का, साथ में मल्टी कैप का, फोकस फंड का, लार्ज एंड मिड कैप का एक अच्छा 5-6 फंड अच्छे लें और उस सब में इन्वेस्ट करें। दूसरा, अपना अपना एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखें। आप जब भी इन्वेस्ट करने लगे, सबसे पहले जो भी आपके पास, जैसे आपके पास पॉकेट मनी आ रही है या जॉब आ रही है या आप आप बिजनेस में हैं, आप सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट पार्ट को निकालें। उसके बाद अपने बेसिक नीड्स को पूरा करें और उसके बाद आप जो भी आपके वांट हैं उनको पूरा करें। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा, कोई भी स्पेकुलेशन में मत पड़े। अभी हर्ष ने बताया और खुद एफएनओ का बता रहे थे, एंड वो डेटा पॉइंट बहुत जेन्युइन है। सेबी का डिफाइंड डेटा पॉइंट है, 93% लोग पैसा नहीं बनाते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा दैट इक्विटी मार्केट में बहुत लोग ये बोलेंगे दैट म्यूचुअल फंड में भी पैसा नहीं बनता, इस स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता। हमारे यहाँ 12 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका नाम मैंने आपके साथ कवर किया हुआ है, हजार से ऊपर है। मतलब लोग 100 बैगर स्टॉक्स की बात करते हैं, हमारे पास 100 बैगर म्यूचुअल फंड आइडियाज है। तो आई थिंक स्पेकुलेटिव और शॉर्ट टर्म मत रहिए। आप अगर आज सही में पैसा बनाना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस अगर आपके फादर ने बनाया है या जो लिस्टेड एंटिटी है वो बड़ी इसलिए बनी है बिकॉज उन्होंने समय दिया बिजनेस, तो अपने बिजनेस को थोड़ा समय दीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को समय दीजिए एंड कंपाउंडिंग को प्ले होता देखिए पूरा पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो कुछ गलतियों से बचने की ज़रूरत है आपको अपने इन्वेस्टमेंट में, ये क्षितिज ने बताया। ऑलराइट क्षितिज, मैं आपके पास फिर से आऊंगी और जानूंगी कि आपके पसंदीदा फंड्स कौन से हैं। हर्ष, आपसे पहले समझें, वेल्थ क्रिएशन या फिर वेल्थ जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए आप कौन से फंड्स बताएंगे? जी हाँ स्वाति, मैं आपको 5 स्कीम्स बता देता हूँ जो इक्विटी साइड में ही है और उसमें एक हाइब्रिड और मल्टी एसेट फंड है। सो एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये बेसिकली निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं उनमें इक्वल एलोकेशन करता है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और एसेंशियली लार्ज कैप बायस है विद एन इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर एज वेल। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ये बेसिकली आपको मार्केट के तीनों सेगमेंट्स में एक्सपोजर दे देगा, विच इज लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो आपको इस मार्केट का पूरा आपको एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। मिड कैप में मैं 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, एक है एक्टिव स्कीम और एक है इंडेक्स फंड। सो जैसे जिनको जैसे सूट करे वो ले सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये एक एक्टिव मिड कैप फंड है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये बेसिकली मिड कैप में एक इंडेक्स फंड है। और एक व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड। व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड बेसिकली ये इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, रीट्स, इनविट्स, इन सब में इन्वेस्ट करता है। तो आपका एक एज अ वर्ड सेज मल्टी एसेट फंड, एक ही स्कीम में आपको मल्टीपल एसेट्स मिल जाएंगी। तो आपका जो एसेट एलोकेशन की हम बात कर रहे थे वो फुलफिल होता है। स्वाति, सिर्फ एक क्विकली एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप ऐसी कोई भी स्कीम्स में इन्वेस्ट करें जो हम बता रहे हैं, ये तुरंत 1 साल 1.5 साल की स्कीम्स नहीं है।
देयर इज नो शॉर्टकट टू वेल्थ क्रिएशन। इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, लंबी अवधि के लिए करना होगा। मिनिमम 10 इयर्स का जो टाइम होराइजन मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान में रख के करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आप सही मायने में आगे बढ़ेंगे और अपने लिए अपने आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। क्षितिज, आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन से फंड्स पसंद हैं? स्वाति, आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपका फ्लेक्सी कैप फंड का साथ में फोकस फंड का, जिसमें फ्लेक्सी में हमको 2-3 अच्छे नाम हैं आपके, बजाज है, एचडीएफसी है। फोकस में आपका कोटक का फोकस है, एचडीएफसी का फोकस है, एसबीआई का फोकस है। उनमें से कोई भी पिक एंड चूज आप कर सकते हैं। मिड कैप आप ले सकते हैं, एचएसबीसी का है, मेरे का है, और लार्जर मिड कैप कैटेगरी ले सकते हैं आप साथ में। एक आप चाहें तो इसमें मल्टी एसेट फंड ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मल्टी एसेट फंड में आपको गोल्ड का भी बेनिफिट मिलेगा, साथ में आपको बॉन्ड यील्ड मूवमेंट जो डाउनवर्ड होंगी उनका बेनिफिट भी मिलेगा। तो तीनों तरफ से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपका वाइटो का है, आईसीआईसीआई का है, मल्टी एसेट आप देख सकते हैं। तो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 अच्छे फंड्स लेके यू कैन कवर अ गुड पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ। ओके, तो ये कुछ डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से, जो जिससे आप वेल्थ क्रिएशन के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आखिरी सवाल दोनों एक्सपर्ट से ये होगा, जैसा हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि न्यू जनरेशन वो इतनी ज़्यादा टेक्नो savvy है, वो हर चीज़ खुद के दम पर करना पसंद करती है। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल सलाहकार का रोल क्या हो जाता है? हर्ष, आपसे शुरुआत करेंगे वेरी ब्रीफली। क्या ये न्यू जनरेशन सलाह लेकर इन्वेस्ट करना पसंद कर रही है या फिर DIY इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी? स्वाति, एक ही एग्जाम्पल से मैं इसका जवाब दूंगा। महाभारत में अर्जुन से बेटर धनुधारी कोई था ही नहीं। ओके, वो अपने आप से भी अगर युद्ध करने जाते तो वो जीत जाते। वो अच्छा काम करते, लेकिन उन्हें भी कृष्णा की जरूरत थी, जो उन्हें गाइड किया था उन्होंने। पैसों का मामला है, आप अगर कोई प्रोफेशनल से हेल्प लेते हैं तो आपका सिर्फ मार्गदर्शन सही तरीके से होगा। आप एग्जीक्यूशन खुद से करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फील्ड में आप अगर प्रोफेशनल की एडवाइस लेते हैं, आप गलत नहीं जाएंगे। और इंडिविजुअल्स पर्सनल फाइनेंस में तो पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन एरर, मान लीजिए आपने 5 साल कुछ इन्वेस्ट किया और गलत किया है, वो 5 साल का जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, अगर आपने उसे मिस किया तो बहुत बड़ा प्राइस आप पे करते हैं। तो अगर पॉसिबल है, किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लें जो एक्सपीरियंस्ड है, उनकी एडवाइस लेंगे तो आपके लिए बेटर है। नहीं तो ऑफ कोर्स अगर आप कॉन्फिडेंट है तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप किसी की एडवाइस लेके अगर शुरुआत करें तो आपकी कॉस्ट ऑफ एरर जो मैं बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट से आप वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगी। ओके, और क्षितिज, DIY इन्वेस्टमेंट ही सही, अगर उसमें कोई बुराई नहीं, उसके टू डूज क्या होने चाहिए? अगर मैं कुछ 3 आपसे समझूं तो कैसे स्मार्टली करें खुद से इन्वेस्ट? आई थिंक रिसर्च लेवल 2 लेवल 3 पे जाके करें। जो भी आप पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास परफॉर्मेंस को सिर्फ ना देखते हुए उनके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फंड की क्या है, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से टॉप होल्डिंग्स हैं, आज जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इन लाइन विद आज के प्रेजेंट सिनेरियो में। जैसे आज आप देखिए ग्रोथ और क्वालिटी स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो उस हिसाब से आप जरूर जाएं, सिर्फ परफॉर्मेंस मत देखें। दूसरा, कोई भी फॉलिंग मार्केट है, जैसे अभी करंट सिनेरियो, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स बंद मत करें। सिप का मेन जो बेनिफिट आता है वो फॉलिंग मार्केट में ही आता है। आपको आपको सेम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें ऐड करूंगा मैं, कि आप शॉर्ट टर्म मत करें। आपको कई बार लगेगा कि दैट जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उस तरह का रिटर्न नहीं आ रहा है, या पहले जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। मार्केट में आपको मेन बेनिफिट दिखना तभी शुरू होगा जब आप 10 साल प्लस देंगे इस मार्केट को। 5 साल कम से कम इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए कम से कम 10 इयर्स। सो जितना आप जल्दी शुरू करें और जितना लंबा करें, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल, तो ये रहे कुछ नई पीढ़ी के लिए निवेश के नुस्खे और वेल्थ जनरेशन के लिए आपको क्या कुछ करना है, ये हमने समझा दोनों ही एक्सपर्ट से। धन्यवाद करेंगे हर्षवर्धन, और साथ ही क्षितिज भी आपके साथ हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।